सो द चैप्टर नेम इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, आपको जैसे पता है कि इसमें इंट्रोडक्शन में देखिए क्या लिखा है कि एस यू हैव एक्सप्लेन्ड, कि आपने को जैसे आपने पढ़ा है कि लॉ ऑफ डिमांड का क्या मतलब होता है कि जब मान लीजिए प्राइस बढ़ जाता है तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है ना, और जब प्राइस कम हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। इसमें आपको डायरेक्शन पता लग जा रहा है ना। लॉ ऑफ डिमांड आपको डायरेक्शन बता देता है कि भैया जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, और जब प्राइस कम हो जाएगा तो क्वांटिटी डिमांड राइज हो जाएगी, मतलब किसी भी कमोडिटी का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इसने डायरेक्शन तो बता दिया, लेकिन ये कितने मैग्नीट्यूड से चेंज हो रहा है, कितने क्वांटिटेटिव टर्म्स में चेंज हो रहा है, क्या उसने ये चीज़ शो की, नहीं की। ठीक है, बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड फेल्स टू टेल अस द क्वांटिटेटिव चेंज। इसने क्वालिटेटिव चेंज तो बता दिया, हमें डायरेक्शन तो बता दिया। ठीक है, हाँ कि चलो एक बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है ना, एक तरह की रिलेशनशिप समझा दी, लेकिन कितने लेवल से बढ़ा, क्या उसका मैग्नीट्यूड है, क्या उसका क्वांटिटेटिव टर्म्स है, वो नहीं पता लगता। ठीक है, तो वो हमें पता लगता है बेसिकली इस चैप्टर में, दैट इज़ या इस टॉपिक से, दैट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है कि कितनी खिंचावट आती है, मतलब डिमांड में कितना चेंज आता है। बेसिकली व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि हाउ मच देर इज चेंज इन डिमांड। ओके, अब चेंज इन डिमांड किसकी वजह से हो सकता है, बेसिकली तीन तरीकों की वजह से हो सकता है इकोनॉमी में। ठीक है, आपका जो डिमांड है वो तीन तरीके से चेंज हो सकता है। एक तो प्राइस की वजह से, दैट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकंड इनकम से, दैट इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड थर्ड है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब किसी दूसरे कमोडिटी के प्राइस के कम या ज़्यादा होने से किसी पर्टिकुलर दूसरी कमोडिटी पे की डिमांड पे असर पड़ता है। जैसे आपका टी कॉफ़ी हो गया है ना, मान लीजिए प्राइस ऑफ द टी अगर कम हो जाता है या प्राइस ऑफ द टी बढ़ जाता है तो आपका क्या है, कॉफ़ी आप ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाते हो। सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आपके इसमें आ जाएंगे, है ना। इनकम कैसे इफेक्ट करती है क्वांटिटी डिमांड में, वो भी हम इसमें इसकी मैग्नीट्यूड इसमें पढ़ लेंगे हम। ओके, इन द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कितने मैग्नीट्यूड से चेंज आता है, तो बेसिकली वो सब हम चीज़ें इसमें कवर कर लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इलास्टिसिटी क्या होता है। बेसिकली इलास्टिसिटी मतलब होता है कितना चेंज आया आपका, कितना चेंज आया आपका बेसिकली डिमांड में। ओके, अब डिमांड में चेंज इकोनॉमी में तीन तरीकों की वजह से आ सकता है। डिमांड क्या होती है, किसी भी चीज़ को खरीदने की हमारी जो चाहत है, हमारी जो इच्छा है, ठीक है, और हमारे पास पैसे भी हैं उसे खरीदने के लिए, तो उसको चेंज करने के तीन पावर्स हैं या तीन तरीके से चेंज हो सकती है। एक तो प्राइस की वजह से, ठीक है, तो अगर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे दैट विल बी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक इनकम की वजह से भी हमारी डिमांड चेंज हो सकती है, तब उसका जब हम उसे क्वांटिटेटिव टर्म्स में फाइंड करेंगे देन इट विल बी ना इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और एक थर्ड है आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि किसी दूसरे की वजह से किसी दूसरे कमोडिटी में कितनी डिमांड आपकी बदल जाती है, मतलब किसी एक कमोडिटी के प्राइस जब चेंज होता है तो उसका फ़र्क दूसरे गुड की कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड में कितना फ़र्क पड़ता है, दैट इज़ बेसिकली द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो आई होप मैंने यहाँ तक अच्छे से आपको क्लियर कर दिया होगा। अप टू हेयर एवरीथिंग इज़ क्लियर। ठीक है, अगले आते हैं हम, सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ऊपर जो तीन चैप्टर है बेसिकली ये पूरा चैप्टर इसी तीन टॉपिक से कवर हो रखा है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका दैट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है कि कितना चेंज आपका क्वांटिटी डिमांड में आता है ड्यू टू द चेंज इन प्राइस। तो यही सिंपल सी इसकी डेफिनेशन आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो बेसिकली पहले आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तीन तरह के होते हैं, प्राइस, इनकम और क्रॉस। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। सो इन जर्नल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड, मीन्स कि कितना मैग्नीट्यूड से क्वांटिटी डिमांड चेंज होता है विद चेंज टू एनी ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है, कोई भी डिटर्मिनेंट, यहाँ डिटर्मिनेंट सिर्फ तीन ही है आपके, एक प्राइस, एक आपकी इनकम और एक आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी। तो बेसिकली कितना चेंज आपके किसी भी कमोडिटी के क्वांटिटी डिमांड में आता है ड्यू टू द चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस होगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्राइस इलास्टिसिटी। अगर ड्यू टू द चेंज इन इनकम होगा यहाँ पे तो वो क्या, इनकम इलास्टिसिटी हो जाएगी। और ड्यू टू द चेंज ऑफ द बेसिकली प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटी जब हो जाएगा तो क्रॉस इलास्टिसिटी हो जाएगी। तो एक एक करके अच्छे से पढ़ लेते हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट इज दैट इज़ अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये जो क्वेश्चन है आपका
2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द डेफिनेशन पर्पस। सो डेफिनेशन इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मे बी डिफाइंड एज अ डिग्री ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन प्राइस। तो बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि कितना आपका चेंज है क्वांटिटी डिमांड में आता है, क्या रिस्पॉन्स रहता है क्वांटिटी डिमांड का विद चेंज विद ऑफ द कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द प्राइस। मतलब प्राइस की चेंज होने की वजह से कितना चेंज आपका क्वांटिटी डिमांड में आता है, क्या रिस्पॉन्स रहता है जब प्राइस चेंज होता है उस कमोडिटी का, तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी के क्वांटिटी डिमांड में क्या रिस्पॉन्स रहता है, उसकी मैग्नीट्यूड को बेसिकली उसकी आपके एक तरह के मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। तो अगर 3 मार्क्स का कभी आता है कि एक्सप्लेन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो एक तो आप इसकी डेफिनेशन लिख दीजिएगा, उसके नीचे आप ये फॉर्मूला जरूर लिख दीजिएगा। यू विल डेफिनेटली गेट फुल 3 आउट ऑफ 3 और फुल मार्क्स। ठीक है। अब दूसरी बात ध्यान रखिएगा, इसको रटने का एक और तरीका बताता हूँ। सिंपल जो आपको डेफिनेशन है आप इसको याद रख लीजिए। तो बेसिकली ईपी क्या है आपका, प्राइस इलास्टिसिटी। ओके, प्राइस इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। तो बेसिकली क्या, देखिए इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ओके, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जो कि ऊपर लिखा है, और नीचे है आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बेसिकली ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। दैट इज फर्स्ट इज ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर में, दैट इज परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड, कि जो क्वांटिटी डिमांड में जो परसेंटेज चेंज है, जब उसको आप प्राइस के परसेंटेज से डिवाइड कर देते हैं तो आपकी क्या आ जाती है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, वॉट एवर यू कैन कॉल। सो ये आपकी निकल के आ जाती है। तो अगर आपको कभी डेफिनेशन याद भी नहीं रहेगी, तो अगर ये फॉर्मूला भी याद रहेगा तो आप सिंपल लिख सकते हो, दिस इज अ रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। तो इस फॉर्मूले से आप पूरी डेफिनेशन को भी डराइव कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं, आप कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी का। ये 6 मार्क्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अलग अलग भी 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए बेसिकली पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए विद द डायग्राम्स। तो सबसे पहले देखिए, जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है ना, इसके कुछ डिग्रीज होती हैं। ठीक है, तो जो पहली डिग्री है दैट इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। देखिए इसमें क्या होता है कि व्हेन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी डस नॉट रिस्पॉन्ड टू इट्स चेंजेस प्राइस। मतलब जो आपका, देखिए ये फॉर्मूला याद रखिए आप, ये जितनी भी आप क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे ना, जितने भी क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, डिग्री पढ़ेंगे, आप ये फॉर्मूला ध्यान रखिए। तो जब आपका इनइलास्टिक होगा, कहने का इनइलास्टिक का मतलब है कि आपकी क्वांटिटी डिमांड पे कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, मतलब ऊपर कोई बिल्कुल भी चेंज नहीं है। ठीक है, और नीचे आपका बेसिकली क्या हो रहा है कि प्राइस आपका चेंज हो रहा है। मान लीजिए 10% से चेंज हुआ या 20% से चेंज हुआ, लेकिन ऊपर कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो आप पढ़ सकते हैं, देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, व्हेन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी डस नॉट रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस मतलब 10% से इंक्रीज हुआ या 10% से डिक्रीज हुआ, कितने परसेंट से भी इंक्रीज हुआ हो, लेकिन ऊपर क्वांटिटी डिमांड वैसी की वैसे ही रहती है, बिल्कुल नहीं बढ़ी या कम हुई। ठीक है, तो इसकी इलास्टिसिटी डेफिनेटली क्या होगी, ज़ीरो होगी। देखिए सिंपल सी बात है, आप इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख दीजिए। आपकी जो ऊपर है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, प्राइस में कोई चेंज आ गया, मान लीजिए 10% से चेंज आ गया, तो आंसर तो ज़ीरो ही आएगा ना। इसलिए आपका जो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होता है, उसकी इलास्टिसिटी किसके बराबर होती है, ज़ीरो के बराबर होती है, क्योंकि उसका जो ऊपर क्वांटिटी डिमांड है वो ज़ीरो होता है या बिल्कुल चेंज नहीं होता। प्राइस में कोई भी चेंज आए, ठीक है, प्राइस में डेफिनेटली कोई ना कोई चेंज आएगा इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। ठीक है, प्राइस में आपका चेंज आएगा, लेकिन ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा। ऐसा रिजल्ट आपको इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस कितनी देखने को मिलेगी, ज़ीरो देखने को मिलेगी। ठीक है, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। इसका आगे डायग्राम है, वो डायग्राम से भी मैं समझा दूंगा आपको। सेकंड, उससे पहले देख लेते हैं। ठीक है, चलो डायग्राम भी आपको एक ही बार में समझा ही देते हैं। देखिए ये आपकी परफेक्टली इन इलास्टिक, मैंने क्या बोला था, प्राइस भले ही कितना भी हो, प्राइस पहले देखो यहाँ पे चेंज हो गया है ना, प्राइस पहले इतना था, P0 से P1 पहुंच गया, लेकिन आपने डिमांड उतनी ही रखी। बेसिकली मैं ऐसे बना के दिखा देता हूँ, तो ये आपका परफेक्टली इन इलास्टिक है। मतलब आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो चेंज नहीं हुई है ना, फिक्स की फिक्स ही है। पहले प्राइस भले कम हो, ज़्यादा हो, और ज़्यादा हो, और ज़्यादा हो, आपकी क्वांटिटी बिल्कुल चेंज नहीं हुई। मतलब यहाँ पे प्राइस नीचे तो चेंज हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड क्या चेंज हुई, नहीं चेंज हुई। तो इसलिए ऊपर ज़ीरो आ जाएगा, नीचे मान लीजिएगा 10% से भी अगर प्राइस आपका चेंज हो रहा है तो आंसर तो ज़ीरो ही आएगा। इसलिए आपकी जो इसकी इलास्टिसिटी है वो कितनी होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बिल्कुल उल्टा है इसका, परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है, आपका प्राइस चेंज नहीं होता,
मतलब नीचे वाला चेंज नहीं होता, ऊपर वाला चेंज हो जाता है। मतलब प्राइस बिल्कुल चेंज नहीं हुआ लेकिन क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ गया। मतलब प्राइस मान लीजिए कि बिल्कुल सेम टू सेम है लेकिन किसी वजह से डिमांड बढ़ गई या कम हो गई, कुछ भी हो सकता है। तो आपका देखिए नीचे जो चेंज है बिल्कुल परसेंटेज चेंज वो जीरो है, ऊपर मान लो कि 10 क्वांटिटी से बढ़ गया है कम हो गया, तो आपका आंसर इनफाइनाइट चले जाएगा। आपको पता है कि जब नीचे क्या होता है, जीरो होता है और ऊपर कोई न्यूमेरिकल होता है, तो अकॉर्डिंग टू द मैथ्स अगर नीचे जीरो होगा तो वो क्या हो जाएगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाती है। ओके, उसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, इनफाइनाइट के बराबर होती है। तो बेसिकली आप इसमें पढ़ भी सकते हैं कि व्हेन द कंज्यूमर्स आर प्रिपेयर्ड टू परचेस ऑल दैट, ओके, ऑल दैट ऑल दैट एट अ पर्टिकुलर प्राइस, है ना, पर्टिकुलर प्राइस मतलब प्राइस तो बिल्कुल चेंज ही नहीं हो रहा, ओके, बट नथिंग एट ऑल बट स्लाइटली हायर प्राइस। एंड कहने का मतलब है कि इसमें बेसिकली जो आपका प्राइस है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा या बहुत स्मॉल चेंज इन प्राइस होगा जिसे हम जीरो के बराबर ही मान लेते हैं। ठीक है, सो यू विल सिंपली राइट इन दिस दैट इन द perfectly elastic demand there will be the no change in the percentage change in the price, but the quantity demand will be changing, okay, even if there is a 0% or you can say no percentage change in the price। so ऐसा रिजल्ट इसकी जो इलास्टिसिटी होगी वो डेफिनेटली कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। अब इसे डायग्राम से पढ़ लेते हैं। देखिए डायग्राम में प्राइस आपका सेम ही रहा है, मैंने बोला था ऑल टुगेदर आपका प्राइस सेम रहेगा, भले आप इतनी डिमांड करो या इतनी डिमांड करो या इतनी डिमांड करो, कितनी भी डिमांड करो, आपका जो प्राइस है दैट इज़ फिक्स। ठीक है, बिल्कुल इसका उल्टा है, इसमें प्राइस चेंज हो रहा था, क्वांटिटी डिमांड फिक्स हो रही थी, बट इसमें प्राइस आपका सेम है, क्वांटिटी डिमांड अलग अलग होती जाएगी, है ना। तो इसकी जो इलास्टिसिटी है वो क्या होती है, आपकी इनफाइनाइट होती है, और इसकी इलास्टिसिटी तो मैंने आपको बता ही दिया, जीरो के बराबर होती है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है, वो किसके बराबर होती है, जीरो होती है, और परफेक्टली इलास्टिक वो क्या होती है, इनफाइनाइट के बराबर होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपकी इलास्टिक डिमांड। अब इसमें वर्ड परफेक्टली आपका हट चुका है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, जो परफेक्ट वर्ड होते हैं वो एक्सट्रीम वैल्यू होती है। यहाँ परफेक्टली अगर जब भी परफेक्टली होगा, यहाँ तो वैल्यू उसकी अगर इलास्टिक है तो आपकी इनफाइनाइट होगी, अगर इन इलास्टिक है तो जीरो होती है। बेसिकली अगर वर्ड परफेक्टली लग जाता है तो वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ को शो करता है, लेकिन जो इलास्टिक डिमांड है वो एक्सट्रीम वैल्यू शो नहीं करेगा। मतलब यहाँ ना ही इसकी वैल्यू जीरो होगी, ना ही इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी। तो इसकी वैल्यू होगी क्या, तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंपल सी बात है कि जब परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एक्सीड्स द परसेंटेज इन द प्राइस, मतलब जो आपका क्वांटिटी डिमांड का परसेंटेज जो ऊपर हम लेते हैं वो ज़्यादा चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस बेसिकली। ओके, सो दिस कंडीशन इज शोइंग द इलास्टिक डिमांड। कहने का मतलब है कि आपका जो फॉर्मूला होता है कि जो रेशियो है ऊपर क्या आता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है। तो बेसिकली क्या है कि क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है, ज़्यादा चेंज हो रहा है, परसेंटेज प्राइस कम चेंज हो रहा है। तो हम एक एग्जांपल से ले लेते हैं। मान लीजिए क्वांटिटी डिमांड 40% से इंक्रीज़ हुआ है और परसेंटेज प्राइस आपका क्या है, कम से चेंज होगा। आपको लिखा ही है इसमें, ठीक है, तो परसेंटेज मान ले 20% से चेंज हुआ बस। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी जो इलास्टिसिटी है वो हर समय ग्रेटर देन 1 आएगी, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो डेफिनेटली ग्रेटर होगा आपके डिनोमिनेटर से, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि जो आपकी परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड है वो ज़्यादा रहेगी आपकी परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब ऊपर वाला बड़ा रहेगा, छोटा वाला नीचे रहेगा, तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। ठीक है, अब इसका देखिए डायग्राम कैसे बनता है। अब इसका डायग्राम आपका ऐसा बनता है, देखिए सिंपल सी बात है, ग्रेटर देन 1 है। ओके, इट विल बी शोइंग समवेयर हेयर। ओके, इसका जो डायग्राम है बेसिकली स्टीप ऐसे रहती है। ओके, जो प्राइस है वो कम चेंज, मतलब प्राइस के कम चेंज होने से, मान लीजिए जस्ट अ मिनट फिर से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इसके कुछ जो स्टीपनेस होती है ऐसे रहती है, इसलिए इसके ऊपर रखा जाता है। ठीक है, देखिए अगर आप ये देखिए, ओके जस्ट अ मिनट, देखिए मान लीजिए प्राइस है, अब क्या होगा, इस अगर आप इसे नीचे एक प्राइस लेंगे तो आपका ये है, आपके प्राइस तो बहुत कम चेंज हुआ लेकिन डिमांड ज़्यादा बढ़ी है। तो बेसिकली यही क्या शो करती है, दैट इज़ ग्रेटर देन 1। तो ये बेसिकली ऊपर ऊपर शो करती है, इसलिए इसको ऊपर ऊपर शो किया जाता है। और नीचे वाली लेस देन 1 होगी, मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिर से बता रहा हूँ कि जो इसका जो ग्रेटर देन 1 है, इसका जो डायग्राम होगा आपका, जिसकी स्टीपनेस होगी बिल्कुल कम रखिएगा आप। ओके, पहले इसके यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दीजिएगा। ओके, ये मान लीजिए प्राइस है। अब अगर इसका प्राइस हल्का भी चेंज आता है तो आपके देखिए क्वांटिटी डिमांड में, देखिए प्राइस का हल्का चेंज है, क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा है। तो वही क्या था, हमने लिखा था कि क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, उसकी वजह से क्या होगी, जो उसकी इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 होगी। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। ओके, नाउ विल कम टू द नेक्स्ट, दैट इज
दैट इज़ इन इलास्टिक डिमांड। अब इन इलास्टिक डिमांड बिल्कुल उल्टी है उसकी तरह। इसमें क्या होता है, आपकी जो परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड है वो कम होती है परसेंटेज चेंज विद रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कहने का मतलब है, मान लीजिए यहाँ पे 30% से इंक्रीज हो रहा है तो ऊपर सिर्फ 15% से होगा, मतलब ऊपर कम परसेंट से क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा, प्राइस में ज़्यादा चेंज हो रहा है लेकिन क्वांटिटी डिमांड कम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेटली जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी लेस देन 1 होगी, ओके। इसकी डेफिनेटली इसकी लेस देन 1 होगी। तो आपकी जो इन इलास्टिक डिमांड होती है उसकी लेस देन 1 होती है। ध्यान रखिएगा परफेक्टली नहीं है, ओके, परफेक्टली नहीं है, ओके। परफेक्टली इन इलास्टिक होता तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती। ये सिर्फ इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक इज लेस देन 1। लेस देन 1 क्यों? क्योंकि जो परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड है वो कम होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस की वजह से, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू क्या आती है, लेस देन 1 आती है। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर, ठीक है। अब इसका देखिए डायग्राम कैसे होता है। इसका डायग्राम आपका बेसिकली मैं इसी में इन्होंने बता रखा है। इसका डायग्राम में एक ही डायग्राम में बता रखा है। तो ये होता है इसका डायग्राम, नीचे वाली वैल्यू शो करती है, मतलब इसमें जो स्टीपनेस होगी आपकी कम रहेगी, ठीक है, ऐसा होगा। देखिए मतलब ये प्राइस पहले यहाँ था तो आपकी क्वांटिटी डिमांड यहाँ थी, तो प्राइस आपका क्या है, ज़्यादा चेंज हो रहा है, उस प्राइस आपका ज़्यादा चेंज होगा उस हिसाब से आपकी क्वांटिटी देखो कितनी कम चेंज हो रही है ना। प्राइस के ज़्यादा चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड कम है, मतलब प्राइस ज़्यादा चेंज हो रहा है नीचे और क्वांटिटी डिमांड ऊपर कम चेंज हो रही है। तो मैंने आपको एग्जांपल से दिया, मान लो यहाँ 30% से चेंज आ रहा है, ऊपर सिर्फ 15% से आ रहा है, तो लेस देन 1। तो इसलिए इसको नीचे से डिनोट किया जाता है क्योंकि इसकी स्टीपनेस क्या होती है, बहुत बहुत क्या होती है, ज़्यादा होती है। देखिए यहाँ पे स्टीपनेस इसकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए इसे लेस देन 1 से शो किया जाता है। ऊपर वाले में क्या होती है, स्टीपनेस कम होती है, तो विच शोज द ग्रेटर देन 1, ठीक है। आई होप आपको पता लग गया होगा ऐसा क्यों होता है। चलिए ठीक है, अब लास्ट है दैट इज अ यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है कि जब आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन आपका बेसिकली परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू द परसेंटेज इन प्राइस। मतलब कहने का मतलब है, देखिए सिंपल सी बात है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कि जब आपका जो क्वांटिटी डिमांड और प्राइस है, मतलब इसमें भी आपका 10% से चेंज आ रहा है मान लीजिए, और ऊपर भी 10% से चेंज आ रहा है, तो इसको जब डिवाइड कर देंगे तो इसकी इलास्टिसिटी किसके बराबर हो जाएगी, 1। तो इसका डायग्राम आपका बिल्कुल ऐसे बनेगा, ओके। मतलब कि जितना चेंज इसमें आया उतना ही चेंज उसमें आया, मतलब जितना इसमें चेंज आएगा, मान लीजिए ये आपका x से चेंज आया तो इसमें भी x से चेंज आएगा आपका, तो जब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी बेसिकली, ओके। सो इट्स स्लोप विल बी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस एट द यूनिटरी इलास्टिक, okay, so unitary elastic equal to 1 because quantity demand exactly changes at the same rate of the price, okay। so this diagram, this schedule और this table is very very important to study। इसमें पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो अगर आपका कभी आता है व्हाट आर एक्सप्लेन द डिग्रीज ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आपका 6 मार्क्स में पूरे की आप पाँचों के पाँचों डिग्री आप लिख सकते हैं एंड यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल। और देखिए अगर पूरा डिग्रीज आता है तो आपको सारी ही मेंशन करनी है, कोई इसमें से मिस नहीं करनी है, ठीक है। चलिए अब आता है कि इसको मेजर कैसे किया जाता है। हमने ये पढ़ लिया कि चलो हाँ ये मैग्नीट्यूड शो करता है, हमें ये पता लग जाता है कि कितना चेंज आएगा, ठीक है, लेकिन इसे मेजर कैसे करेंगे ये भी तो एक चीज़ें हैं। इसके 2 व्यू पॉइंट है, ठीक है, 2 व्यू पॉइंट है इसके मेजर करने के। एक तो है आपका पॉइंट इलास्टिसिटी, एक आपका आर्क इलास्टिसिटी। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए डिमांड कर्व है, तो अगर तो आप एक पॉइंट पे इसकी इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं, मतलब इस पॉइंट पे कितनी बेसिकली प्राइस की चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, तो उसको बोलेंगे हम पॉइंट इलास्टिसिटी। आर्क इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, मान लीजिए पॉइंट ए से आपको पॉइंट बी तक पूरे ही निकालना है कि इस पूरे में बेसिकली क्या इलास्टिसिटी है, कितने मैग्नीट्यूड से जो आपका प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है। जब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पूरी ही मेजर करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द आर्क इलास्टिसिटी, फाइन। तो पॉइंट इलास्टिसिटी का जो मेथड होता है, पॉइंट इलास्टिसिटी का मेथड होता है पॉइंट मेथड। तो हम पॉइंट इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं, पॉइंट मेथड से निकालते हैं। और आपकी जो आर्क इलास्टिसिटी है हम 2 मेथड से निकालते हैं, एक है परसेंटेज मेथड और दूसरा है आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो आपको अब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो पहले 2 मेथड हैं वो आपके आर्क इलास्टिसिटी के हैं, और जो तीसरा मेथड है दैट इज रिलेटेड टू योर पॉइंट इलास्टिसिटी। मतलब आपका जो अगर आपको पॉइंट इलास्टिसिटी निकालनी है तो आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, पॉइंट मेथड, या जिसे ज्योमेट्रिक मेथड भी बोला जाता है। और अगर आपको आर्क इलास्टिसिटी फाइंड करनी है तो आइदर यू विल यूज़ द परसेंटेज मेथड, जिसे प्रोपोर्शनल मेथड भी बोला जाता है, एंड यू विल यूज़ द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। सो फर्स्ट एंड सेकंड इज रिलेटेड टू योर आर्क इलास्टिसिटी एंड थर्ड इज रिलेटेड टू योर पॉइंट इलास्टिसिटी। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला है
दैट इज़, तो आप इसकी ये डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार 2 मार्क्स के लिए पूछ लेता है कि व्हाट इज़ पॉइंट इलास्टिसिटी, तो आप लिखेंगे व्हेन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व इज कॉल्ड द पॉइंट इलास्टिसिटी। ओके, और आर्क इलास्टिसिटी क्या होती है, व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड ओवर द फाइनाइट रेंज, मैंने आपको बोल लिया था कि एक फाइनाइट रेंज में, एक आर्क में, मान लीजिए ए से लेके इस डिमांड कर्व में बी तक, इसके यहाँ से यहाँ तक जब आप इलास्टिसिटी फाइंड करते हैं, इलास्टिसिटी क्या होता है कि कितना प्राइस चेंज होने की वजह से कितनी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, आर्क इलास्टिसिटी बोलते हैं, मतलब 2 पॉइंट की जो मैग्नीट्यूड है वो उसको मेजर करेगा। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट जो मेथड पढ़ने वाले हैं हम, दैट इज़ द परसेंटेज मेथड। ठीक है, परसेंटेज मेथड पढ़ने वाले हैं, तो परसेंटेज से नाम से पता लग रहा है, देखिए क्या है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला, क्लीनली मैथमेटिकल फॉर्मूला है, और इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो इसको फॉर्मूला या इसका जो डेफिनेशन है वो ध्यान में रखनी है, डेफिनेशन रटने की कोई ज़रूरत नहीं, ये फॉर्मूला ध्यान रख लीजिएगा, इससे आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। तो बेसिकली डेफिनेशन क्या है आपकी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, मैंने ऑलरेडी ऊपर पढ़ाई दिया है आपको, बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी का ही फॉर्मूला है आपका, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ओके, कितना चेंज, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन, या चेंज इन परसेंटेज ऑफ प्राइस। ठीक है, प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, तो ये आपका क्या है, बेसिकली मेन फॉर्मूला है आपका किसका, परसेंटेज मेथड का, ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब देखिए ये कैसे निकलता है, अब इसको इन्होंने इस फॉर्म में डिराइव कर रखा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। परसेंटेज कैसे चेंज कैसे निकलता है, सिंपल सी बात है, जो आपकी इनिशियल क्वांटिटी होती है, कितना बेसिकली चेंज आया अपॉन इनिशियली इनटू 100, ऐसे ही प्राइस का हम करेंगे। ठीक है, हम ऐसे ही हम नीचे प्राइस का भी डिवाइड कर देंगे। देखिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस मतलब कितना प्राइस में चेंज आया अपॉन प्राइस इनटू 100, तो जब इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, जब नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा तो अल्टीमेटली आपका ये बन जाएगा। ठीक है, देखिए परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड को आप ये भी लिख सकते हैं, इतना इतना पूरा भी, क्योंकि परसेंटेज है तो इनटू 100 लग गया इसलिए। ठीक है, मैं फिर से समझा रहा हूँ, देखिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को आप ये भी लिख सकते हैं ऊपर वाला, है ना। जैसे आप एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, मान लीजिए मैंने बोला कि आपके पहले 70 नंबर आते थे, ठीक है, फिर आपके 80 मार्क्स आते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे परसेंटेज चेंज बताओ, तो आप क्या करेंगे, इसका पहले हम डिफरेंस निकालेंगे 10, तो वो क्या है आपका डेल्टा क्यू, मान लो यहाँ पे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, और इनिशियली कितने मार्क्स थे आपके 70, ठीक है, इनटू 100। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, क्वांटिटी के साथ करेंगे और प्राइस के साथ करेंगे, इनटू 100 कर देंगे, और हमारा क्या आ जाएगा, सीधा एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक वैल्यू आ जाएगी, वही हमारी क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है बेसिकली, या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमें इससे क्या मिलती है, क्वांटिटेटिव टर्म्स मिलते हैं। तो देखिए हमें इससे क्वांटिटेटिव टर्म्स मिलेंगे, जब ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, आगे न्यूमेरिकल्स फाइंड करेंगे, तो आपको एक वैल्यू निकल के आएगी। मान लीजिए वो वैल्यू 1 है, तो वैल्यू 1 है, इसका मतलब है कि आपका एक अच्छा खासा चेंज आ रहा है उसमें इलास्टिसिटी में। अगर इसकी वैल्यू 0.43 है, तो मतलब काफ़ी कम चेंज से, मतलब प्राइस के बढ़ने से या प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कम से फ़र्क आ रहा है। अगर 1 से ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या पता लग गया, एक मैग्नीट्यूड पता लग गया कि क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है प्राइस के चेंज होने से। ठीक है, क्वांटिटी टर्म्स में, न्यूमेरिकल टर्म्स में, या आप कह सकते हो मैग्नीट्यूड पता लग जाएगा आपको। ठीक है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी है, देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल है कि लेट अस कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय द परसेंटेज मेथड। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे देखा कि सबसे पहले उसका प्राइस 50 था और प्राइस 40 हो गया, है ना, 50 से आपका प्राइस 40 हो गया, बेसिकली कम हो गया। उसकी वजह से जो आपकी क्वान्टिटी डिमांड है वो इंक्रीज़ हो गई, पहले 100 थी, अब क्या हो गई, 150 हो गई। तो वेरी सिंपल, इसका पहले हम क्या निकालेंगे, डेल्टा क्यू निकालेंगे, जो आपका 10 आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका 10 आपको, देखिए डेल्टा क्यू जहाँ पे होगा, डेफिनेटली वहाँ पर क्या होगा आपका, देखिए कितना चेंज आया आपका डेल्टा क्यू में, सॉरी डेल्टा क्यू आपका ये है, डेल्टा क्यू आपका ये आपकी क्वांटिटी है ना। देखिए आपको फिर से हम समझा देता हूँ, सॉरी। ठीक है, ये आपका प्राइस है, प्राइस आपका क्या है, 50 से 40 हो गया। ओके, और आपकी जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई, 100 से 150 हो गई। तो आपकी क्वांटिटी में कितना चेंज आया, ठीक है, बेसिकली 50 से आया कितना, तो जहाँ डेल्टा क्यू होगा वहाँ पे देखो कितना आपका लिखा, 50 लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो चेंज इन प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, मतलब डेल्टा पी 10 से चेंज आ रहा है, तो यहाँ पे 10 लिख दीजिए आप। ठीक है, माइनस को इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि आप 50 माइनस 40, तो माइनस को इग्नोर कर देंगे हम इसमें। ओके, और जो पी ओवर क्यू है, ये इसका इनिशियल प्राइस है, तो इनिशियल प्राइस कितना है इसका, 50 था, और इनिशियल क्वांटिटी कितनी, 100 है, तो पी अपॉन क्यू कर दिया। तो सिंपली आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है, और 2.5 आ गया। और 2.5 कहने का मतलब है कि अच्छा खासा आपका जो प्राइस की वजह से अच्छी खासी जो आपकी जो डिमांड है वो कम हो जा रही है, मतलब बढ़ जा रही है, सॉरी, कि मतलब जैसे ही आपका प्राइस 10 रुपये से कम होता है, आपकी अच्छी खासी आपको जो है एक बेसिकली जो डिमांड में एक बढ़ोतरी देखने को मिलती है।
ठीक है। तो हमें 2.5 की वैल्यू पता लगी, 2.5 एक अच्छी खासी वैल्यू है, मतलब 2.5 गुना उसकी जो सेल बढ़ गई। इसका आप ये ऐसे समझ सकते हैं कि प्राइस कम होने से, 10 रुपये प्राइस कम होने से 2.5 गुना उसकी सेल बढ़ गई या डिमांड बढ़ गई, ठीक है। तो हमें क्या पता लगा, एक वैल्यू से हमें बेसिकली पता लग गई बेसिकली क्या डिमांड और आपकी जो प्राइस का रिलेशनशिप है, ठीक है। सो आपको क्या है, इसका एक क्वेश्चन आ सकता है कि 2 मार्क्स का क्या है इसका एडवांटेज है, तो आप लिख सकते हैं कि सबसे पहले ये प्रिसाइज है, एग्जैक्ट मेजर बताता है, ठीक है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो है एक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें ध्यान रखिएगा कि हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं। या तो आप इसको फॉर्मूले में नेगेटिव ले लीजिए, तो आपका अगर नेगेटिव आपका आंसर आता है तो वो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। या तो आप नेगेटिव लेके चलिए, या तो फिर बिल्कुल ही हर जगह पे आप क्या करिए, नेगेटिव को इग्नोर कर दीजिए। सिंपली आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करिए, दैट्स इट, ओके। जहाँ जहाँ आपको माइनस करके आएगा नेगेटिव, उसे इग्नोर करके सिंपल आप क्या कर लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे उसकी, ठीक है। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। नेक्स्ट आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब देखिए टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी किसके अंडर आता है, आर्क इलास्टिसिटी के अंडर आता है। हम इसमें क्या करते हैं, बेसिकली एक जो प्राइस होता है और क्वांटिटी होती है। मतलब जब 60 रुपये प्राइस था तो आप 10 यूनिट ले रहे थे, और जब 50 रुपये था जब आप 13 यूनिट ले रहे हो, ठीक है। तो अगर अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम इसमें प्राइस इंटू क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हमने 60 इंटू 10 किया तो देखिए कितना आया, 600 आया। ओके, जब हमने 50 इंटू 13 कर दिया तो 650 आया। मतलब आपका देखिए ओवरऑल टोटल एक्सपेंडिचर तो बढ़ गया ना। मतलब जैसे ही आपका प्राइस कम हुआ किसी चीज़ का, आपने क्वांटिटी नो डाउट बढ़ाई, और लेकिन उससे आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। तो जब ऐसी कंडीशन में हम उसे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 मानते हैं, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड इलास्टिक डिमांड आप किसे बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड इलास्टिक डिमांड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इलास्टिक डिमांड। देखिए इलास्टिक डिमांड का जो कर्व है वो ऐसा होता है, देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिखा भी है इलास्टिक डिमांड। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में आप इलास्टिक डिमांड किसे बोलेंगे कि जब उसे आप प्राइस इनटू क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जब आपका टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, मतलब प्राइस कम होने से अगर आपका टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो वो क्या होती है, आपकी इलास्टिक डिमांड होती है। सिंपल सेंस में ध्यान देखिएगा कि व्हेन प्राइस फॉल्स ऑफ एनी कमोडिटी एंड टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस दैट इज कॉल्ड द इलास्टिक डिमांड। ऐसे ही अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, तो वो भी हमारा क्या होगा, बेसिकली इलास्टिक डिमांड ही शो करेगा। बेसिकली क्या आपको ध्यान रखना है कि एक नेगेटिव रिलेशनशिप होती है आपकी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंडर। अगर इलास्टिक डिमांड है तो नेगेटिव रिलेशनशिप होगी प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर की। मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर कम होगी, और अगर प्राइस कम होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा एग्जांपल दे रखा है कि प्राइस जब कम हो गया तो आपकी क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गई, है ना। जब प्राइस कम हुआ तो आपकी क्या हुई, टोटल एक्सपेंडिचर आपने क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। तो अगर इस केस में क्या होगा, आपकी इलास्टिक डिमांड होगी, ठीक है। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, मान लीजिए पहले 50 था अब 60 हो गया, पहले अब प्राइस बढ़ गया तो, है ना। तो अब आप पहले क्या कर रहे थे, 650 कर रहे थे, फिर आप 600 ही करोगे, तो वो भी हमारी इलास्टिक ही होगी। मतलब जो आपका प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशन रिवर्स होना चाहिए, भले ऊपर नीचे, मतलब अगर ये कम हो रहा है तो ये डेफिनेटली बढ़ेगा, और अगर ये बढ़ रहा है तो ये डेफिनेटली कम होगा। तो ये हमारी दोनों ही हमारे केस क्या है, इलास्टिक डिमांड के हैं, ठीक है। और इसका डायग्राम हर समय जो इसका आपकी जो स्टीपनेस है वो आपको ऐसे देखने को मिलेगी। मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो अगर इलास्टिक होगा उसकी जो स्टीपनेस है वो बहुत कम रहती है, ठीक है, सॉरी ज़्यादा रहती है। स्टीपनेस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, देखो बहुत स्टीप है। और जो इन इलास्टिक होती है उसकी जो कर्व ऐसा होता है, ठीक है, जो आगे पढ़ेंगे। अब तो इलास्टिक डिमांड मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, देखिए मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि व्हेन द फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन द टोटल एक्सपेंडिचर। मतलब जब प्राइस कम होता है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, ठीक है, और जब प्राइस बढ़ जाता है तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका कम हो जाता है। तो उसको बोलते हैं आपका इलास्टिक डिमांड अंडर द टोटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसमें हम टोटल एक्सपेंडिचर निकालते हैं विच इज इक्वल टू P इंटू Q। ओके, ऐसे इन इलास्टिक डिमांड में आपको सिंपल सी बात है उल्टा होगा। मतलब जब प्राइस कम होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा, और जब प्राइस बढ़ जाएगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी आपका बढ़ जाएगा। मतलब पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलेगी आपकी प्राइस और किसकी, टोटल एक्सपेंडिचर की। मतलब जब प्राइस बढ़ जाएगा तो ये भी बढ़ जाएगी, और जब ये कम हो जाएगा तो ये भी कम हो जाएगा। तो आप एरो से बना के एग्जाम में याद रख सकते हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल इट रिड्यूसेस द टोटल एक्सपेंडिचर। मतलब जैसे प्राइस कम होता है तो हमारा TE टोटल एक्सपेंडिचर भी हमारा फॉल हो जाता है, और जैसे प्राइस बढ़ता है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम इलास्टिक डिमांड। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए पहले आपका प्राइस 60 था तो आप 10 यूनिट्स ले रहे थे तो 600, फिर जैसे प्राइस कम हुआ आपने क्वांटिटी कम इंक्रीज़ की, सिर्फ एक ही इंक्रीज़ की, तो जब आप इसका टोटल एक्सपेंडिचर निकाला तो सिर्फ 550 आए। मतलब आपने कम प्राइस है फिर भी आप कम स्पेंड कर रहे हो, है ना। तो ये आपका शो होती है इन इलास्टिक डिमांड बेसिकली, ठीक है, इन इलास्टिक डिमांड अकॉर्डिंग टू द
टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। और लास्ट है आपका दैट इज़ यूनिटरी इलास्टिक। तो यूनिटरी इलास्टिक वेरी वेरी सिंपल कि बेसिकली जितना चेंज आपका क्या है आपका टोटल एक्सपेंडिचर में सेम ही रहेगा, टोटल एक्सपेंडिचर विल रिमेन द सेम। सो वी कैन सी इन दिस एग्जांपल, जैसे आप देख लीजिए, मान लीजिए पहले जब 60 रुपये था तो आप 10 यूनिट ले रहे थे, तो P इंटू क्यू किया कितना है 600। अब जब प्राइस आपका 50 हुआ तो आपने क्वांटिटी कितनी 12, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे इसका भी 600, तो टोटल एक्सपेंडिचर देखो दोनों केसेस में सेम आ रहा है, तो इसकी EP आपकी क्या होगी इक्वल टू 1, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम यूनिटरी इलास्टिक इन द टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर में यूनिटरी इलास्टिक कब होगा कि जब आपका टोटल एक्सपेंडिचर दोनों केसेस में हमारा क्या होता है, प्राइस हमारा कम हो या ज़्यादा हो, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता है, ठीक है। दैट इज़ अ यूनिटरी इलास्टिक। और इसकी वैल्यू कितनी किसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, ध्यान रखिएगा। और आपको ऊपर वाली तो पता ही है कि जो इन इलास्टिक है, आपकी जो इन इलास्टिक है वो क्या है, दिस इज इन इलास्टिक, ओके। जो इन इलास्टिक है वो आपकी लेस देन हर समय 1 ही होती है, और ये इलास्टिक ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। तो चलिए हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी कंप्लीट हो गया है। अब देखिए इस टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को इन्होंने डायग्राम से दे रखा है, तो बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। देखिए ये आपका ग्रेटर देन 1 होता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है। इसमें ग्रेटर देन 1 होगा टोटल एक्सपेंडिचर 1 में, और यूनिटरी में आपका सेम रहेगा। यहाँ पे सेम देखो क्या मतलब है कि आपका क्या है बेसिकली जो आपकी जो इलास्टिसिटी है वो सेम रहेगी, मतलब ये आपकी बिल्कुल कांस्टेंट शो कर रहा है ना आपका, देखो ये कांस्टेंट शो कर रहा है, तो आपको इसलिए जो यूनिटरी इलास्टिक को ऐसे शो किया है आपका, है ना, कि जितना टोटल एक्सपेंडिचर है बेसिकली आपका ये टोटल एक्सपेंडिचर है कि प्राइस बड़े या कम हो आपका टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। जो टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, है ना, टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, तो ये लाइन ऐसी शो कर रखी है। अच्छा, इन्होंने जो लेस देन इन इलास्टिक है उसकी डिमांड कर वैसे होता है, देखिए ऐसे होता है ना, कि जब प्राइस आपका कम था तो आपकी इतनी प्राइस थी तो इतनी ही टोटल एक्सपेंडिचर हो रही थी, जब प्राइस बढ़ जाएगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगी। बेसिकली जब पॉजिटिव रिलेशनशिप है आपका किसमें, इन इलास्टिक में, है ना। जो इन इलास्टिक आपकी जो इन इलास्टिक इलास्टिसिटी है आपकी जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में, उसमें क्या है पॉजिटिव रिलेशनशिप है, मतलब जब ये प्राइस बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, और जब प्राइस कम हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है। तो जब भी किसी दोनों की पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है तो उसका स्लोप क्या होता है, हर समय अपवर्ड स्लोपिंग होता है। इसलिए देखो ये अपवर्ड स्लोपिंग दे रखा है कि मतलब पहले प्राइस इतना था तो क्वांटिटी डिमांड इतनी हो गई, तब प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ गई, अब प्राइस और बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांड और बढ़ गई। तो ये जो आपका क्या शो कर रहा है, लेस देन 1 शो कर रहा है, ये आपका इक्वल टू 1 शो कर रहा है, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर सेम है, कोई भी प्राइस हो, है ना, टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल रहेगा। ये आपका क्या करेगा, ग्रेटर देन 1 शो कर रहा है, क्योंकि इसमें आपका नेगेटिव रिलेशनशिप कर रहा है, नेगेटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है बिटवीन द प्राइस एंड द टोटल एक्सपेंडिचर। और आपको पता है जब भी आपका नेगेटिव रिलेशनशिप होती है उसका डाउनवर्ड स्लोप ही होता है। जैसे आपका लॉ ऑफ डिमांड का देखिए कि आपका जो प्राइस और डिमांड की जो रिलेशनशिप थी वो इन्वर्स होती थी, तो आपका जो हर समय जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है, ठीक है। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। लास्ट मेथड दैट इज अ पॉइंट इलास्टिसिटी, या सॉरी पॉइंट मेथड विच कम्स अंडर द पॉइंट इलास्टिसिटी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था 2 व्यू पॉइंट थे ना, एक पॉइंट इलास्टिसिटी और एक क्या था आपका आर्क इलास्टिसिटी। तो इससे ऊपर के मेथड जो दोनों पढ़े हमने बेसिकली परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड और आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, वो किसके अंडर आता है, आपका आर्क इलास्टिसिटी के अंडर आता है। और आपका जो पॉइंट मेथड है वो आप यहाँ ज्योमेट्रिक मेथड भी जिसे बोला जाता है वो आपका पॉइंट इलास्टिसिटी के अंडर आता है। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली हम एक क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फिर से अगर इसकी जो 2 मार्क्स की यहाँ पे डेफिनेशन आ सकती है तो ये याद रख लीजिए। इसमें क्या होता है, लाइन सेगमेंट बिलो द पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व अपॉन लाइन सेगमेंट अबव द पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। तो मैं इसे बिल्कुल आपको एक एग्जांपल से और डायग्राम से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी आप फिलहाल के लिए टेंशन मत लीजिए, तो इसे आप डायग्राम से समझ लेते हैं। इसमें क्या करना पड़ता है, आपको एक डिमांड कर्व बनाना पड़ता है। ये आपकी प्राइस है, क्वांटिटी, यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर भूल जाइए, ये अलग चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी से हम डील करेंगे। तो ये हमारा डिमांड कर्व है, ठीक है, ये हमारा डिमांड कर्व है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, डिफरेंट पॉइंट्स बना लिए, एक आर पॉइंट बना लिया, एक पॉइंट बना लिया, एक पॉइंट के ले लिया और एक पॉइंट बी ले लिया। अब ठीक है, इसमें अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या है, सिंपल सी बात है कि भैया आपका अगर किसी भी पॉइंट पे आप फाइंड कर रहे हैं, मान लीजिए एट पॉइंट आर फाइंड कर रहे हैं, तो आर देखिए कहाँ पे हमारा, आर यहाँ पर है, ठीक है। आर पे फाइंड कर रहे हैं तो आपका लोअर लाइन सेगमेंट ऊपर आ जाएगा। देखिए आर के नीचे लोअर लाइन सेगमेंट आपका ये है आर बी तो है ना, तो आर बी देखिए ऊपर आ गया, है ना, आर बी क्या हो गया आपका, ऊपर आ गया, देखिए आर बी ऊपर आ गया आपका। और ऐसे ही मान लीजिए आपको क्या है, अपर लाइन सेगमेंट, ये आपका अपर लाइन सेगमेंट देखिए, अब आर से ऊपर अपर लाइन सेगमेंट देखिए, इस पॉइंट से अपर लाइन सेगमेंट क्या है आपका, ए आर या आर ए, तो वो आपका देखिए आर ए ऊपर नीचे आ गया। मतलब जिस पॉइंट पे आपको पॉइंट इलास्टिसिटी बेसिकली कैलकुलेट करनी है, उसके आपको नीचे का जो वो है
जो लोअर सेगमेंट है वो आपका ऊपर आएगा, और इस पर्टिकुलर पॉइंट से जहाँ से आप फाइंड कर रहे हैं जो ऊपर की आपकी लाइन है वो आपकी नीचे आ जाएगी। तो ऑब्वियसली बात है, देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, आर बी बड़ा है आपका किससे, आर बी बड़ा है किससे, आर ए से बड़ा है ना, क्योंकि आपका लोअर सेगमेंट, देखिए इसको याद कैसे रखिएगा आप, लोअर सेगमेंट अपॉन हायर, तो एल अपॉन एच याद रखिएगा, एल एच याद रखिएगा, लोअर अपॉन हायर, मतलब जिस पॉइंट पे आप पर्टिकुलर पॉइंट पे आप फाइंड करेंगे, मान लो आर पे यहाँ फाइंड कर रहे हैं, तो इसका जो लोअर क्या देखिए आर बी है, और इसका अपर क्या है, आर ए है। तो ऑब्वियसली बात है, देखिए इसमें सब एक चीज़ बताइए मुझे कि आर बी बड़ा है या आर ए बड़ा है। तो ऑब्वियसली बात है लेंथ किसकी बड़ी है भैया, आर बी की तो बड़ी है, आर बी ज़्यादा है, तो अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 100% क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। तो एट द पॉइंट आर अगर इलास्टिसिटी फाइंड करेंगे तो वो 100% क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। अब यही बात कर ले हम एट पॉइंट के पे। अब के पे भी क्या लगेगा हमारा फॉर्मूला, लोअर अपॉन हाईएस्ट। तो लोअर देखिए क्या है हमारा के बी है ना, के बी है, और हाईएस्ट क्या है हमारा ऊपर वाला, मतलब हाईएस्ट लिमिट क्या है हमारी, के है। तो ऑब्वियसली बात है के ए बड़ा है, ये छोटा है, तो हमारा ये कौन सा फ्रैक्शन बन जाएगा, आपको पता है, आपको ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा कि ऊपर वाला न्यूमरेटर आपका छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। तो ऑब्वियसली जब इसे डिवाइड करोगे आपका क्या आएगा, ये आएगा लेस देन 1 आएगा। तो इस पे जो आपकी इलास्टिसिटी होगी ना बेटा, इस पे वो लेस देन 1 होगी, क्योंकि आपका जो लोअर सेगमेंट है वो छोटा है अपर सेगमेंट से, ठीक है। और यहाँ पे आपकी क्या होगी, ग्रेटर देन आपकी क्या होगी, 1 होगी। अब हम बात करेंगे एट पॉइंट ए और पॉइंट बी पे भी, ठीक है, एट पॉइंट ए और पॉइंट बी पे। देखिए यहाँ पे इन्होंने साफ साफ, ये बेस्ट एग्जांपल है, यहाँ से आप देख सकते हैं इन्होंने, देखो यहाँ पे आप अगर पॉइंट ई पे मैंने ऑलरेडी समझा दिया, ग्रेटर देन 1 होगी। अब ये पॉइंट डी पे, देखिए लोअर अपॉन हायर, लोअर इस पॉइंट डी पे देखो इक्वल है, मतलब आपका ए डी और आपका डी बी, आपका लोअर मतलब वो क्या है आपका डी बी, और आपका ए बी, आपका ए डी, वो बिल्कुल बराबर है। अब देखिए कोई बराबर क्यों है, क्योंकि ये मिडिल में आ रहा है, तो इसका जो लोअर सेगमेंट है वो हायर अपर सेगमेंट या हायर सेगमेंट के बराबर है। तो जब एल और एच करेंगे वो इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो मिडिल ऑफ द अगर डिमांड कर्व पे आती है, आपका कोई कर्व या पॉइंट होता है और आप इस पर इलास्टिसिटी फाइंड करेंगे, वो इक्वल टू 1 होगा, ये आपका ग्रेटर देन 1 होगा, ये लेस देन 1 होगा, मैंने बता दिया। अब आ जाएगी एक्सट्रीम पॉइंट पे, इन्हें एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि ये आपका पॉइंट ए किस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे, और पॉइंट बी किस पे आपका लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। तो अब ध्यान से देखिए, अगर आप पॉइंट बी पे निकालते हैं, है ना, पॉइंट बी पे क्या निकालेंगे आप, बेसिकली क्या निकालेंगे, इलास्टिसिटी निकालेंगे। तो पॉइंट बी का इस पॉइंट बी पे निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है हमारा, लोअर अपॉन हायर। तो इसके नीचे कोई लाइन दिख रही है आपको, कोई लाइन है नहीं, तो वो 0 आ जाएगा। हायर क्या है आपकी, हाई, इससे ऊपर पूरी लाइन ही ऊपर है, तो ए बी नीचे आ गया, है ना। तो आपके क्या आएगा, इलास्टिसिटी 0। तो देखिए यहाँ पे इलास्टिसिटी 0 भी दे रखी है, क्यों, क्योंकि आपका एल ओवर एच फॉर्मूला मैंने बताया था, लोअर लाइन सेगमेंट कोई नीचे है इसके, कुछ नहीं है, तो हमने 0 पुट कर दिया। अच्छा हाई, इसके पॉइंट बी के हाइयर कौन सी है, पूरी ही हाई है, ए बी, है ना। तो जब इसको आप फाइंड करेंगे तो आपकी इलास्टिसिटी 0 आ जाएगी। अब यही पॉइंट आप देखिए ए पे क्या है, फिर से देखिए एल अपॉन एच, तो लोअर लाइन, ए के नीचे पूरी लोअर लाइन क्या है, ए बी है ना, और इसके नीचे, इसके ऊपर कोई लाइन है क्या, ए के ऊपर कोई लाइन है, कोई लाइन नहीं है, तो नीचे 0 आ जाएगा। तो इसकी क्या होगी, नॉट डिफाइंड। तो जब भी मैथ्स में आपको पता है 0 नीचे आता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। अब मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत हद तक कि भैया जब आपका ये पॉइंट होगा ना, देखिए इस पॉइंट पे इनफाइनाइट क्यों है, क्योंकि आपका जो हायर लिमिट है, हायर लाइन सेगमेंट है, वो तो है ही नहीं, है ना, ए के ऊपर कोई लाइन ही नहीं है, तो वो आपका नीचे 0 आएगा, और ऊपर क्या है आपकी पूरी ही लाइन ए बी है, तो आपका इनफाइनाइट आ गया। और इस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या है, आपका लोअर लिमिट इसके नीचे कुछ है ही नहीं, देखो नीचे लाइन है कोई नहीं है, तो 0 आ जाएगा, और हाइयर तो इसके पूरी ऊपर ही है ए बी, तो इसलिए इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो इलास्टिसिटी होगी इट एट पॉइंट बी वो हमारी 0 होगी, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। अब आपको लिखना कैसे, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटा, ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का आता है, पॉइंट इलास्टिसिटी। तो लिखोगे कैसे आप, सबसे पहले आप ये लिख दोगे, सबसे पहले आप लिखोगे इसको डिफाइन करके ना, अपने मन से डिफाइन करके कि इट इज अ रेशियो ऑफ अ लाइन सेगमेंट बिलो द पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व एंड अपॉन लाइन सेगमेंट अबव द पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। तो इसके नीचे ये फॉर्मूला भी लिख देंगे, है ना, इस फॉर्मूले से आप डेफिनेशन बना लेंगे और ये फॉर्मूला लिख देंगे। उसके बाद डायरेक्टली आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ करना है, और आपको ये पॉइंट्स हैं, ये बेसिकली 1 2 3, मतलब हर पॉइंट पे आपको इलास्टिसिटी निकाल के दिखानी है बस, ठीक है, हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी आपको निकाल के दिखानी है बस, ये 5 पॉइंट। तो 6 मार्क्स के लिए सबसे पहले वो मैंने क्या बता दिया आपको, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप इसको डिफाइन कर देंगे और ये डायग्राम, सॉरी ये फॉर्मूला लिख देंगे। उसके बाद आप ये ड्रॉ करेंगे,
ये ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप सारे पॉइंट्स पे आप क्या करेंगे, इसकी इलास्टिसिटी जो फॉर्मूला बताया मैंने L/H करके वो निकाल देंगे, ठीक है। और आपका क्या हो जाएगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं लिखना आपको, ठीक है। अब ये तो हो गया भैया लीनियर डिमांड कर्व, जब आपकी लाइन स्ट्रेट हुई, जब आपकी लाइन स्ट्रेट हुई। कई बार डिमांड का वैसे भी होते हैं, है ना। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में बहुत सिंपल है बेटा, इसको ज़्यादा डीपली पढ़ना मत, लेकिन ये 3 मार्क्स के लिए आ जाता है। ये 3 मार्क्स के लिए अलग से आता है कि एक्सप्लेन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सॉरी पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अंडर द प्राइस इलास्टिसिटी यूजिंग नॉन लीनियर डिमांड कर्व। तो आप सिंपल से क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, ये ड्रॉ कर लेंगे एक लाइन, क्योंकि ये आपका नॉन लीनियर है, ये डिमांड का वैसे होगा। तो आप लिखेंगे कि सबसे पहले तो हमें जिस पॉइंट पे हमें निकालनी है, पॉइंट आर पे निकालनी है, तो वहाँ से हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। वहाँ से हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, देखो यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया है। अब उसके बाद आपको वही चीज़ अप्लाई करनी है एट पॉइंट आर है, एट पॉइंट आर है, देखिए एट पॉइंट आर है ना आपका। तो आर पे क्या करना है आपको, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो डिफरेंस क्या है बेसिकली इन दोनों में, उसमें क्या था, आपको कुछ आपको स्ट्रेट लाइन दे दी गई थी, लेकिन जब आपको ऐसे दिया हो, मतलब आपको आर्क वे में दिया हो, तो आपको जिस पॉइंट पे भी निकालना है उस पर क्या करेंगे आप, बेसिकली एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और उस पॉइंट के बाद सिंपल आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो आपको 3 मार्क्स में लिखना कैसे बेटा, 3 मार्क्स में आपको सबसे पहले ये बनाना है और इसको थोड़ा सा बताना है कि इन दिस, आपको खुद लिख सकते हो कि इन दिस आपका जो डिमांड कर्व है डी आप देख रहे हैं, जो डिमांड कर्व डी वो एक आर्क की फॉर्म में है और विच इज नॉन लीनियर, जिसे नॉन लीनियर डिमांड का बोला जाता है। सो इन दिस केस एट विच एवर पॉइंट वी हैव टू फाइंड out, we will draw at particular tangent from that, okay, we will draw a tangent AB, a tangent AB to the demand curve DD, ठीक है। आफ्टर दिस वी विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला दैट इज एट पॉइंट आर, क्योंकि हमने एट पॉइंट आर पे हमने टेंजेंट किया है डिमांड कर्व को। तो उसके बाद हम सेम वही चीज़ लोअर लाइन सेगमेंट अपॉन अपर लाइन सेगमेंट या L/H, जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको। क्लियर हुआ, ठीक है। तो मान लीजिए अगर पॉइंट आप इस ये पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया P, यहाँ पे आपने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, तो इसके ऊपर वाला देखिए P ये छोटा है और आपका क्या है P भी बड़ा है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है क्या होगा उसका, अगर आप लोअर सेगमेंट, सॉरी यहाँ पे लोअर सेगमेंट फाइंड करेंगे ना, तो मान लीजिए इस पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं, तो आपका लोअर सेगमेंट ज़्यादा है, तो आपका P भी अपॉन आपका क्या है, आप मान लीजिए ए पी, तो आपका यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होगा। तो वैसे ही सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, मतलब एग्जैक्टली सेम होगा, बस यहाँ पे क्या करना है आपको, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा बस, ठीक है, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। सो 3 मार्क्स में आपको आएगा, तो आप सिंपली ये ड्रॉ करेंगे और तो 2-3 लाइन्स में बता देंगे कि डिमांड कर्व इसमें जो नॉन लीनियर है, इसलिए हमें टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और जिस टेंजेंट और उस जिस पे भी हमें पॉइंट निकालना होगा हम कंपेयर कर लेंगे अपॉन लोअर लिमिट और उसकी जो हाइयर, बेसिकली लोअर लाइन सेगमेंट अपॉन हाइयर लाइन सेगमेंट निकाल के आप वो बता देंगे, ठीक है। आप मतलब बेसिकली उसकी जो इलास्टिसिटी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो सो आई होप नाउ आई विल एंड दिस लेक्चर बिकॉज इट्स गोइंग वेरी लॉन्ग। सो आप एक बार ये न्यूमेरिकल एग्जाम प्रॉब्लम्स ट्राई करिएगा, वेरी सिंपल, आपको जस्ट ये फॉर्मूला यूज़ करना है और नेगेटिव साइन आपको इग्नोर करते हुए चलना है, ठीक है। तो आपको मैं एक एग्जांपल समझा के बता ही देता हूँ। इसमें क्या है, जैसे P आपका 5 है, Q आपका ये इनिशियल दे रखा है, ठीक है। आपका जब प्राइस, देखिए प्राइस लिख लीजिए, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड लिख लीजिए, ठीक है। जब प्राइस P5 था तो आपका ये 100 था, ठीक है। और जब P1 मतलब प्राइस 6 हुआ तो आपकी क्वांटिटी डिमांड 80 हो गई। तो सिंपल सी बेटा सबसे इसमें ये फॉर्मूला निकाल लीजिए, देखिए डेल्टा Q का है आपका चेंज, तो कितना है 20, आप 20 लिख लीजिए, ठीक है। अब डेल्टा P कितना है 1, तो 1 लिख लीजिए। अब आपका इनिशियल देखिए P अपॉन Q है इनिशियल प्राइस, तो इनिशियल प्राइस कितना है 5 और इनिशियल क्वांटिटी कितनी है आपकी 100। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो सिंपली आपको फॉर्मूले में यूज़ करना है, ठीक है। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। तो एक बार आप ट्राई जरूर करिएगा एंड इट इज़ वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी इजी, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और आगे जो नेक्स्ट वीडियो है, हम आप आगे का जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी 6 मार्क्स के लिए कभी कभी आ जाता है, 3 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। सो प्लीज़ डू कमेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए एंड 6 मार्क्स के लिए। तो 6 मार्क्स का अगर आपका क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट 5 पॉइंट्स लिखेंगे, अगर 3 मार्क्स का आता है तो एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, अगर 2 मार्क्स का आता है तो आपको 2 पॉइंट्स लिखने जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। मैं हर वीडियो में आपको थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ, तो इसमें आपको बता दूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक मेजरमेंट होती है किसी भी कॉमोडिटी की, कि उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है, जो उसका कंजप्शन पैटर्न है, कितना चेंज हो रहा है ड्यू टू इट्स चेंज इन प्राइस। मान लीजिए कोई कमोडिटी ए है, ठीक है, तो मान लीजिए अगर उसका प्राइस बढ़ता है या कम होता है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है
उसमें कितना फर्क पड़ रहा है, उस चीज़ को, उस मैग्नीट्यूड को कौन मेजर करता है? दैट मेजर्स द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ में। अगर इकोनॉमिक्स को आप रियल लाइफ से जोड़ के नहीं देखेंगे ना तो आपको बहुत बोरिंग लगेगा और आपको बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। तो ये आपको बताएगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे अप्लाई किया जाता है और वेरियस इकोनॉमिस्ट इसे कैसे यूज़ करते हैं फेवरेबल चेंजेस लाने के लिए इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमी में इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री और यू कैन से वर्ल्ड। तो आपको जैसे कि पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मुलेटिंग द बिजनेस डिसीजंस, इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे, वो इस पॉइंट्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है बिजनेस डिसीजंस। बिजनेस डिसीजंस यहाँ कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पहले पढ़ लेते हैं। The concept of the elasticity of demand plays an important role in taking various decisions like price and output. For instance, deciding whether increase the price ऑफ द फर्म और नॉट टू इंक्रीज। देखिए मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूँ कि बिजनेस डिसीजन में क्या एक तरह का क्या सब्जेक्ट मैटर है जो आपको पढ़ना है। ये बताता है कि कोई भी जो बिजनेस है ना, कोई भी जो कंपनी है, वो कैसे डिसीजन ले कि किसी कॉमोडिटी का उनको प्राइस हाई रखना है या किसी को उसी कॉमोडिटी का उनको लो रखना है। तो सिंपल सी बात है, अगर मार्केट में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उस कॉमोडिटी की अगर इलास्टिक है, इलास्टिक कहने का मतलब है उसको प्राइस बढ़ाने या कम होने से उसकी डिमांड पे काफ़ी चेंज आ जा रहा है, तो बिजनेस क्या करेगा, जो कंपनीज होगी उसकी प्राइस को चेंज नहीं करेगा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर उन्होंने प्राइस उसका हाइक कर दिया तो डेफिनेटली बात है उसकी जो डिमांड है बहुत नीचे गिर जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा, बिजनेस को जो रेवेन्यू है उनको काफ़ी रेवेन्यू में लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं या उन्हें लॉस हो सकता है। अब वहीं बात करें, मान लीजिए कि कोई गुड है वो इनइलास्टिक है, जो वो बिजनेस प्रोड्यूस कर रहा है वो इनइलास्टिक है, मतलब वो कंज्यूमर खरीदेगा ही खरीदेगा। फाइन, इनइलास्टिक मीन्स कि प्राइस बढ़ने या कम होने से उसकी क्वांटिटी डिमांड में कोई खास असर देखने को नहीं मिलता, तो उस केस में उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक होगी। ठीक है, इनइलास्टिक होगी। तो आप ये कह सकते हैं अदर वर्ड्स में कि किसी भी कमोडिटी जो बिजनेस प्रोड्यूस कर रहा है अगर वो इनइलास्टिक गुड है तो उसका जो प्राइस है वो आराम से इंक्रीज कर सकता है कोई भी बिजनेस या भी कोई फर्म। उससे क्या होगा, क्योंकि इनइलास्टिक गुड क्या होगा, कंज्यूमर खरीदेगा ही खरीदेगा। तो अगर आप उसका कुछ परसेंट उसका प्राइस चेंज कर देते हैं तो अल्टीमेटली बिजनेस जो फर्म्स हैं उन्हें फ़ायदा ही होगा क्योंकि उनका रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। तो सिंपल आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट में ये लिखना है कि अगर गुड इलास्टिक है वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका प्राइस वो चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर वो इन इलास्टिक है तो उसका प्राइस वो इजीली चेंज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द टोटल रेवेन्यू। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर विद दिस पॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है दैट इज द इम्पोर्टेंस टू मोनोपोलिस्ट। इंपॉर्टेंस टू मोनोपोलिस्ट, देखिए मोनोपोलिस्ट क्या होते हैं, मोनोपोलिस्ट वो होते हैं जो सिंगल सेलर होते हैं मार्केट में। अब वो एक पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, दैट इज पॉलिसी इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देखिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए कि एक कंज्यूमर ए है एक कंज्यूमर बी है, तो जो मोनोपोलिस्ट होता है ना, मोनोपोलिस्ट यहाँ कहने का मतलब है जो सेलर है और वो अकेला सेलर है, मतलब वो जो कॉमोडिटी बना रहा है और कोई भी नहीं है मार्केट में, तो डेफिनेटली वो क्या कर सकता है, वो जो पर्सन ए है उससे अलग प्राइस ले सकता है, पर्सन बी है उससे अलग प्राइस ले सकता है ना, दोनों से अलग अलग ले सकता है क्योंकि वो इज अ मोनोपोलिस्ट एंड इज अ सिंगल सेलर इन द मार्केट, है ना। वो तो उस पर डिपेंड करता है ना क्योंकि उसकी चीज़ है, और दूसरी बात है वो सिंगल है, कोई कंपटीशन नहीं है। ठीक है, ये लोग भी मजबूर है कहीं ना कहीं। तो देखिए अब जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जो मोनोपोलिस्ट को कैसे हेल्प करेगी, वो क्या करेगा कि अगर तो इलास्टिक है, मान लीजिए जो कंज्यूमर ए है अगर वो कॉमोडिटी इसके लिए इलास्टिक है, मतलब वो शिफ्ट कर सकता है इससे, तो इससे वो प्राइस क्या करेगा, कम चार्ज करेगा। ठीक है, द कंज्यूमर हु इज हैविंग द इलास्टिक डिमांड द मोनोपोलिस्ट विल नॉट इंक्रीज द प्राइस, या जो मोनोपोलिस्ट है उससे प्राइस कम लेगा बेसिकली। और जो कंज्यूमर बी है अगर इस पर्सन के लिए वो कॉमोडिटी इन इलास्टिक है, मतलब पर्सन बी जो है इसे खरीदेगा ही खरीदेगा, तो डेफिनेटली जो मोनोपोलिस्ट है पर्सन बी से जो प्राइस है हाई चार्ज कर सकता है। तो सिंपल सी बात है कि जो मोनोपोलिस्ट में इन दिस पॉइंट व्हाट यू हैव टू राइट कि यहाँ से टिक लगा सकते हैं, द मोनोपोलिस्ट विल चार्ज हायर प्राइसेस फॉर द कंज्यूमर्स दोज हु हैव इन इलास्टिक डिमांड एंड लोअर प्राइसेस फॉर दोज कंज्यूमर हु हैव इलास्टिक डिमांड। तो इन इलास्टिक के लिए हायर प्राइस लेगा और इलास्टिक के लिए लोअर प्राइस लेगा। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। ओके, थर्ड इज अ
डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस। फैक्टर प्राइसेस यहाँ कहने की बात है कि जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं अलग अलग जगह पे, उनकी वेजेस, उनको कितनी वेजेस दी जानी चाहिए। देखिए ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत हेल्प करता है इसको भी डिटरमाइन करने के लिए कि कितने जो लेबर्स हैं उनको वेजेस प्रोवाइड की जानी चाहिए। देखिए आपको इन्होंने एग्जाम्पल बताया, फॉर एग्जाम्पल द बार्गेनिंग पावर ऑफ द ट्रेड यूनियन विल डिपेंड अपॉन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ लेबर इफ elasticity of demand for labor if a demand for a labor and a demand for the product which a labor is producing happen to be elastic। देखिए मैं आपको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए कोई कंपनी ए है, ठीक है, उसमें कोई कॉमोडिटी जो है प्रोड्यूस किया जा रहा है, मान लीजिए एक गुड है जो प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। अगर ये जो गुड जो लेबर्स, ऑब्वियसली बात है लेबर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको, है ना, अगर ये गुड मार्केट में इलास्टिक है, मतलब एकदम चेंज हो जाता है, एकदम चेंज हो जाता है, तो उसमें क्या होगा, जो जो ट्रेड यूनियन है वो एक कंपनी से ये नहीं कह सकती कि हमारी सैलरी हाई कर दो, है ना, क्योंकि अगर सैलरी इनकी हाई कर दी, लेबर्स की अगर वेजेस बढ़ा दी तो ये चीज़ महंगी बनेगी, और अगर ये चीज़ महंगी बनेगी तो मार्केट में इसकी डिमांड कम हो जाएगी, अल्टीमेटली इनको बहुत लॉस होगा। तो ये कंपनी वाले बिल्कुल नहीं मानेंगे, ये कहेंगे आप भले जॉब छोड़ दो, हम आपकी वेजेस नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि जो कमोडिटी आप बना रहे हैं, जो कमोडिटी जो लेबर प्रोड्यूस कर रहा है कंपनी में, वो क्या है, इलास्टिक है। मतलब अगर हम आपको सैलरी बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब है अल्टीमेटली इसका प्राइस बहुत बढ़ जाएगा, है ना, इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, और जब इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो इसकी डिमांड फॉल हो जाएगी मार्केट में, तो अल्टीमेटली जो इस कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। तो वो इस लेबर की जो क्या कहते हैं कि उनकी जो डिमांड्स हैं उनको कंसिडर नहीं करेगी। और अगर इसका ही उल्टा बिल्कुल वाइस वर्सा, मान लीजिए कंपनी ए है और यहाँ लेबर्स यूज़ किए गए हैं, लेबर यूज़ ऑब्वियसली बात है लेबर्स होंगे कंपनी में, ठीक है, और अगर ये कॉमोडिटी जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन इलास्टिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब ये जो है, ये जो गुड है, ठीक है, ये लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे मार्केट में। तो ये लेबर्स जो है, इनकी जो ट्रेड यूनियन है बेसिकली, ये इनको प्रेशराइज करेंगे कि भैया हमारी जो सैलरी बढ़ा दीजिए। तो ए सोचेगा यार ये तो लेबर्स हमारे नाराज़ हो गए और लेबर्स के बिना हम काम ही नहीं कर सकते। और दूसरी बात है, हमारा जो इलास्टिसिटी क्या है हमारे जो गुड की, वो इन इलास्टिक है, वो तो खरीदेगा ही खरीदेगा। तो चलो कोई बात नहीं, अगर थोड़ा प्राइस हम बढ़ा भी देंगे, मान लीजिए 5 रुपये का हम 6 रुपये भी कर देंगे, और वो जो इंक्रीज इन द बेसिकली प्राइस है, वो जो हम किसको हेल्प कर सकते हैं, वेजेस बढ़ाने के लिए लेबर्स की, तो ये मान जाएंगे। तो ट्रेड यूनियन जो इनकी लेबर्स की ट्रेड यूनियन है, वो कंपनी ए को मना सकती है अगर वो इन इलास्टिक गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो देखिए अगर आप कभी भी कंपनी, अगर आपको ऑफर मिले तो आप उस कंपनी में जाइए जिसकी डिमांड इन इलास्टिक है, ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक तरह का ये बहुत बड़ा डिटर्मिनेशन, बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, दैट इज द फोर्थ पॉइंट, इंपॉर्टेंस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। देखिए गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या 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 होती हैं, बेसिकली सब्सिडी की पॉलिसी, टैक्सेशन की पॉलिसी, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें टैक्सेशन की पॉलिसी, ठीक है। यहाँ पे हम इसको रीड कर लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूजफुल इन फॉर्मुलेटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, पर्टिकुलरली टैक्सेशन पॉलिसी। देखिए टैक्सेशन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी ऑफ ग्रांटिंग सब्सिडी टू द इंडस्ट्रीज, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस, तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है जो सरकार भी लेती रहती है टाइम टू टाइम। अब देखिए अब गवर्नमेंट क्या करेगी, फॉर इंस्टेंस इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू इंपोर्ट द एक्साइज ड्यूटी और वैट, मेनली टैक्स, अगर गवर्नमेंट को टैक्स लगाना है इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू, मतलब सरकार चाहती है कि उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो या ज़्यादा रेवेन्यू उनको मिले, ठीक है, तो वो देखेगी भैया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है। अगर उस गुड की इलास्टिक है, ठीक है, अगर उस गुड की इलास्टिक डिमांड है, इलास्टिक डिमांड कहने का मतलब क्या है, अगर प्राइस बढ़ जाता है तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा फॉल हो जाएगी। तो ऑब्वियसली बात है सरकार इस पर टैक्स नहीं लगाएगी या बहुत कम लगाएगी। देखिए सिंपल सी बात है, अगर इस पर टैक्स लगा दिया तो इसका प्राइस और बढ़ जाएगा, मार्केट में महंगी हो जाएगी ना चीज़, है ना, और चीज़ जब महंगी हो जाएगी तो डेफिनेटली इसकी डिमांड कम हो जाएगी, और अल्टीमेटली जो है टैक्स में भी लॉस होगा और डेफिनेटली उस कंपनी को भी लॉस होगा, ठीक है। और अगर वो कॉमोडिटी इन इलास्टिक है, यहाँ पे इन इलास्टिक कहने का मतलब है भैया कंज्यूमर खरीदेगा ही खरीदेगा कोई भी हाल में उसे, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या है, टैक्स लगाए जा सकते हैं। तो इन इलास्टिक में टैक्स लगाए जाएंगे, और इलास्टिक में टैक्स नहीं लगाए जाएंगे क्योंकि उसका प्राइस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी डिमांड फॉल हो जाएगी, अल्टीमेटली सरकार को भी लॉस होगा और कंपनी को भी लॉस होगा जो भी चला रही है, फाइन। और दूसरे केस में जो है इन इलास्टिक, अगर वो गुड इन इलास्टिक है जिस पे सरकार टैक्स लगाना चाहती है, तो उस पर क्या होगा, उनको रेवेन्यू हाई मिल सकता है क्योंकि वो इन इलास्टिक है, उसे लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे, एंड गवर्नमेंट विल डेफिनेटली रिजल्ट इन अर्निंग अ हायर रेवेन्यू बिफोर दैट, फाइन। चलिए नेक्स्ट है
दैट इज अ इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या आता है, यहाँ पे बात आ जाएगी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की, ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो डेफिनेटली देखिए सिंपल सी बात है कि अगर आपको पता लग गया कि जो हमारी बगल वाली कंट्री है, लेट सपोज बांग्लादेश है, ठीक है, दिस इज इंडिया, ओके, हमारा प्यारा भारत इंडिया, और ये हमारा क्या है, बांग्लादेश। अब फॉर एग्जांपल इंडिया को बहुत अच्छे से पता है कि हम जो कमोडिटी हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बांग्लादेश में इन इलास्टिक है, मतलब वहाँ के लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो डेफिनेटली क्या होगी, इंडिया जो है आराम से उसे क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, उसे उसका हाइयर रेट भी ले सकता है ना, उससे क्या कर सकता है, डेफिनेटली उसका जो एक तरह का एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो पॉलिसीज है उसको ईजिली ले सकता है ना। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर मान लीजिए कोई इंडिया जो इसको चीज़ भेज रहा है वो इलास्टिक है बांग्लादेश में, मतलब वहाँ की जैसी अगर यहाँ पे प्राइस बढ़ा दिया मान लीजिए आपने, या टैक्स यहाँ पर मतलब जो भी कस्टम ड्यूटी वॉट एवर में भी एक्सपोर्ट टैरिफ, ठीक है, अगर आपने इंक्रीज कर दिया तो बांग्लादेश में वो चीज़ महंगी हो जाएगी, फिर तो वहाँ पे बिल्कुल डिमांड कम हो जाएगी। क्योंकि बांग्लादेश में उस पर्टिकुलर कमोडिटी क्या है, इलास्टिक डिमांड है, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो बेसिकली आपको जो चीज़ जो मैं समझाना चाह रहा था कि जो रेट ऑफ आपके जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो बहुत डिपेंड करता है आपका इंटरनेशनल ट्रेड पे आपके, या बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऐसे अफेक्ट करती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं, तो इन डिटरमाइनिंग द इफेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स देयर बाय ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अल्टीमेटली जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या करती है, आपके इफेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूटीज, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर बांग्लादेश में अगर जो सामान इंडिया भेज रहा है, ठीक है, अगर वहाँ वो इलास्टिक है तो वहाँ पे एक इंपोर्ट ड्यूटीज एक्सपोर्ट ड्यूटीज नहीं लगाएगी सरकार, है ना, सिंपल सी बात है। और अगर बांग्लादेश में वो इन इलास्टिक है मतलब वहाँ के लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे, तो इंडिया क्या है वहाँ पे क्या है, आराम से एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा सकता है। क्लियर हुई मेरी बात, ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज अ चेंज इन द रेट ऑफ एक्सचेंज। देखिए रेट ऑफ एक्सचेंज में आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि मान लीजिए कि $1 की वैल्यू इक्वल टू ₹75 है, ठीक है, मतलब अगर इंडिया को कोई $1 का सामान अगर इंटरनेशनल मार्केट से खरीदना है तो उसे 75 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो बेसिकली आपने यहाँ क्या किया, अपनी करेंसी को दूसरे की करेंसी के रिस्पेक्ट में चेंज कर दिया, इसे बोलते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी क्या है, सेट करने के लिए। देखिए ये कैसे सेट होती है, विद द पॉलिसी ऑफ डीवैल्यूशन एंड पॉलिसी ऑफ रीवैल्यूशन। तो मैं आपको दोनों एक एक करके बता देता हूँ। पॉलिसी ऑफ डीवैल्यूशन क्या होती है, देखिए डीवैल्यूशन क्या होती है, जब आरबीआई या किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है या गवर्नमेंट है बेसिकली अपनी करेंसी जानबूझ के वीक कर देती है। देखिए वीक कहने का मतलब है कि मान लीजिए पहले $1 इक्वल टू ₹75 था, ठीक है, अब आपने $1 कितना कर दिया, ₹80 कर दिया। अब ये क्यों करती है, ये क्यों करती है कोई भी गवर्नमेंट, अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि पहले जो बाहर की कंट्रीज हैं उन्हें $1 दे के 75 रुपीज़ का सामान मिल रहा था हमारी कंट्री में, है ना, लेकिन अब क्या होगा, वो $1 में 80 रुपीज़ का सामान ले लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, राइस हो जाएंगे। तो डेफिनेटली अगर किसी कॉमोडिटी की जो इलास्टिसिटी वो इलास्टिक है, अगर इलास्टिक है, इलास्टिक कहने का मतलब है कि उसके प्राइस कम होने से एकदम उसकी डिमांड एकदम ऊपर चले जा रही है। तो देख लीजिए यहाँ पे प्राइस कम हो गया, है ना, सस्ता मिलने लग गया आपको, या आपको ज़्यादा मिलने लग गया, तो बेसिकली हमारे जो होंगे एक्सपोर्ट्स उससे बढ़ जाएंगे। तो डीवैल्यूएशन पॉलिसी तभी सक्सेसफुल होगी जब आपकी डिमांड, आपकी गुड्स की जो बेसिकली क्या है वो इलास्टिक है। इलास्टिक कहने का मतलब है कि प्राइस जैसे ही नीचे किया हमने, डी वैल्यू, हम यहाँ डी वैल्यू की बात कर रहे हैं ना, डी वैल्यू मतलब सस्ता कर देना, मतलब प्राइस सस्ते हो जाएंगे इसके बेसिकली, या ज़्यादा मिलने लग जाएगा आपको बात तो वही है। तो उससे क्या होगा बेसिकली, उससे क्या होगा, एक चीज़ आपको फायदा होगा, आपके एक्सपोर्ट जो है राइस हो जाएंगे। वो तभी पॉसिबल होगा जब कोई गुड इलास्टिक होगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है सिंपली कि फॉर इंस्टेंस द पॉलिसी ऑफ डीवैल्यूएशन विल बी सक्सेसफुल ओनली इफ द डिमांड फॉर द कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इज इलास्टिक। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, दैट इज इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आपका 2 मार्क्स के लिए डेफिनेशंस में पूछ लेता है कि व्हाट इज इंसिडेंस ऑफ टैक्स, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस रिफर्स टू द पर्सन्स हु अल्टीमेटली बियर्स द टैक्सेस, मतलब द पर्सन हु अल्टीमेटली पे द टैक्सेस। आपको पता है कोई भी जब चीज़ बनती है तो अल्टीमेटली टैक्स कौन पे करता है, हम लोग पे करते हैं, है ना। जो कंपनी होती है वो टैक्सेस शिफ्ट करती रहती है किस पे, हम लोगों पे। अल्टीमेटली वो चीज़ जो है फिर हमें ही पे करनी पड़ती है वो टैक्सेस। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स किस पे पड़ा, फिर हमें पड़ा, हम पे पड़ा बेसिकली। तो ऐसे ही किसी भी पर्सन जो अल्टीमेटली उसे पे करना पड़ता है टैक्स, दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंस ऑफ टैक्स।
ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, वेदर द इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज ऑन बायर्स और द सेलर्स। तो इसमें बताया गया है कि कैसे पता लगेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से कि जो अल्टीमेटली बेयरर टैक्स का कौन है, हम लोग होंगे, बायर होंगे या सेलर्स होंगे। सिंपल सी बात है बेटा, देखो द हाइयर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर तो इलास्टिसिटी बहुत हाई है तो किस पे इंसिडेंस पड़ेगा, सेलर पे पड़ेगा। सेलर को खुद मतलब अपने पे लेना पड़ेगा कॉस्ट, क्यों, क्योंकि अगर वो कॉस्ट दूसरे पे डाल देगा या हम पे डाल देगा और वो इलास्टिक है, वो गुड इलास्टिक है, तो क्या होगा, जैसे ही मतलब प्राइस बढ़ गया, टैक्स लगाने का मतलब क्या है, प्राइस बढ़ गया तो उसकी डिमांड एकदम फॉल हो जाएगी और उसे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो सेलर को जो टैक्स है वो अपने ऊपर लेना पड़ेगा इन केस ऑफ इलास्टिक डिमांड। अगर तो, और दूसरी बात है, अगर तो कॉमोडिटी, कॉमोडिटी क्या है, इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक कहने का मतलब है कि वो पर्सन जो है, हम लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे उसे। अब सेलर को ये अच्छे से पता है, तो सेलर क्या करेगा, वो जो टैक्स सरकार ने लगाया है वो किस पे शिफ्ट कर देगा, इजीली हम लोगों पे शिफ्ट कर देगा या बायर्स पे शिफ्ट कर देगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर टैक्स कौन बियर, अल्टीमेटली कौन बियर करने वाला है, ये डिपेंड करेगा आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या लिखेंगे कि इफ़ अ गुड इज़ अ इलास्टिक, तो किसको पे करना पड़ेगा, सेलर को पे करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ साफ साफ देखिए लिखा भी है, द हाइयर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड द मोर इज द इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस ऑन सेलर्स। ऑन द अदर हैंड द मोर इन इलास्टिक गुड, मतलब जो इन इलास्टिक गुड है या ज़्यादा इन इलास्टिक गुड है, तो क्या करना पड़ेगा, जो टैक्स का बर्डन है वो हम लोगों पे पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी जो है बेसिकली कंजप्शन पैटर्न शिफ्ट ही नहीं कर पाएंगे ना, हमें तो वो चाहिए चाहिए। तो डेफिनेटली इस चीज़ का फ़ायदा कौन उठाएगा, सेलर उठाएगा, वो हम पे शिफ्ट कर देगा। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। देखिए अलग से भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कई बार, एक्सप्लेन द पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी इवन फॉर द 2 मार्क्स। देखिए कंसेप्ट ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग द पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी होता क्या है, होता क्या है और किस में होता है। देखिए सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है एग्रीकल्चर में। होता क्या है कि कई बार जो बम्पर क्रॉप्स होती हैं फार्मर्स की, है ना, बहुत ज़्यादा क्रॉप्स होती हैं, मतलब काफ़ी जो प्रोडक्शन है हाई हो जाता है किसी पर्टिकुलर ईयर में, तो लोगों को क्या लगता है कि फार्मर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है। ऐसे इसलिए नहीं होता क्योंकि इसकी जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से उसका जो आपका जो ये प्रोडक्शन है बढ़ जाता है, तो उसका प्राइस जो है फॉल हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो डेफिनेटली उसका जो प्राइस है फॉल हो जाएगा। ठीक है, सो दैट यहाँ पे लिखा भी है, a bumper crop instead of raising the income of the farmers reduces it because ऑफ इन इलास्टिक डिमांड फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि कई बार ऐसा भी होता है कि जब ये एक तरह का पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स आपको मतलब पता है ना क्या होता है, कि पैराडॉक्स का मतलब होता है कि एक चीज़, जो चीज़ एक्चुअली में होती है वो होती नहीं है ना। तो ये है पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी कि देखिए एग्रीकल्चर गुड्स की इन इलास्टिक है, लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे, लेकिन क्या होगा अगर एक हद से ज़्यादा अगर उसका प्रोडक्शन होगा तो फिर भी क्या होगा, अल्टीमेटली जो है लॉस होगा, है ना। वैसे इन इलास्टिक गुड्स में आपने क्या देखा था कि फ़ायदा होता है ना, लेकिन इसमें आपने अगर देखा होगा इन द केस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी में इन इलास्टिक डिमांड पे लॉस हो रहा है। ठीक है, द बम्पर क्रॉप रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ द agriculture product drastically in view of inelastic demand for these products and thereby reduces the income of the farmers. So this is because this the government fixes, so इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस फिक्स करती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के, ताकि फार्मर्स को नुकसान ना हो पाए। ठीक है, तो ये बहुत अपने आप में एक बहुत एक तरह के कह सकते हो एक्सेप्शन भी है, एक तरह का अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो 3 मार्क्स में आप पढ़ लेना। तो सिंपल सी बात है, एग्रीकल्चर केस में होता है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो इनइलास्टिक होते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब उसकी बहुत ज़्यादा बम्पर क्रॉपिंग हो जाती है या बहुत ज़्यादा बम्पर प्रोडक्शन हो जाता है, उसकी वजह से उसका प्राइस ड्रास्टिकली फेल हो जाता है और अल्टीमेटली किसानों को नुकसान होता है। इस चीज़ के लिए बचने के लिए जो सरकार है मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेट करती है। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।